स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिड बेंडुरा यूज टू रेफर टू द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। ठीक है, मतलब सामाजिक सीखने की समग्र प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए बेंडुरा ने किस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मतलब बेसिकली वो वर्ड आपको बताना है जो उनकी पूरी थ्योरी का एक तरह से कह सकते हो जिस्ट है। ठीक है, मतलब एक निचोड़ कह सकते हैं जो उनकी बेसिक थ्योरी बेस थी। देखिए, जो बेंडुरा की थ्योरी है उसको कहते थे हम सोशल लर्निंग थ्योरी, पहले बोला जाता था सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नाम चेंज किया और इसको बोला सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, ऑफ लर्निंग, ये भी याद रखना। अब जो वाइगोत्स्की की मैंने बताई थी सोशल कल्चरल थ्योरी, वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी जो है सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये आपकी लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, याद रखना। तो दो नाम से आ सकती है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी, खाली ये भी आ सकती है। इन्होंने बाद में कॉग्निटिव वर्ड ऐड किया था अपनी थ्योरी में। तो ये थी इनके बारे में बेसिक बात। तो फटाफट आंसर करो इसका जल्दी से कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक का। ए बी सी डी में से जो भी आंसर है वो फटाफट करो। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन लास्ट के 3 ऑप्शंस की, तो बेंडुरा ने तीनों की बात की है। ठीक है, कंडीशनिंग की कोई बात इतनी नहीं करी है उन्होंने। कंडीशनिंग जो है बिहेवियरिस्ट का है, जो व्यवहारवादी है ना, जिसमें स्किनर, पेवलोव ये सब है, ये सब कंडीशनिंग की बात करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, आप सबने थ्योरीज पढ़ी होंगी क्योंकि बहुत बेसिक है ये चीजें। ठीक है, अब देखो बेंडुरा जो है उनका जो मेन था वो मॉडलिंग के ऊपर था। मतलब मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, हम दूसरों के बिहेवियर को जब ऑब्जर्व करते हैं और उसको फिर हम अपने आप करके दिखाते हैं, उसको हम मॉडलिंग कह सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने अपनी टीचर को देखा, छोटे बच्चे ने अपनी टीचर को देखा और टीचर जैसे पढ़ा रही थी उसने घर आके वही सेम चीज कर दी। ठीक है, दैट इज मॉडलिंग, कि उन्होंने पहले टीचर को ऑब्जर्व किया और उसके बाद वो मॉडलिंग करके दिखा दी। तो बेसिकली इनकी थ्योरी इसी पर थी कि किस तरह से ऑब्जर्व करके बच्चा जो है मॉडलिंग करके चीजों को सीखता है। ठीक है, कैसे उसकी लर्निंग होती है। लेकिन इनका जो व्यू पॉइंट था वो थोड़ा सा बिहेवियरिस्ट से अलग था, मतलब व्यवहारवादियों से अलग था। इन्होंने बाद में जो कॉग्निटिव वर्ड ऐड किया था उसका मतलब ये कहा था इन्होंने कि बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, थिंकिंग प्रोसेस हो गया या बच्चे में जो मोटिवेशन होता है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है उसके ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है उसकी, वो इन पर बहुत डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि बच्चा अपने आप सोचता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जस्ट कॉपी कर लेगा किसी भी बिहेवियर को, वो हर बिहेवियर को कॉपी नहीं करता है, वो कुछ सेलेक्टिव बिहेवियर को कॉपी करता है जो उसको अच्छे लगते हैं, जो उसको सही लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि बच्चा तो ब्लैंक स्लेट है, आपने जो भी लिख दिया उसके ऊपर वो करता जाएगा, तो ऐसा नहीं मानते थे बेंडुरा। तो बिहेवियरिस्ट से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इनका अलग था। अब हम थोड़ा वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने भी रीइंफोर्समेंट की बात करी है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट की बात करी है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात करी है। तो जो वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है वो होता क्या है? सपोज मैंने किसी बच्चे को प्रेज कर दिया। ठीक है, मतलब क्लास में 40 बच्चे थे और मैंने 2 बच्चों को बहुत तारीफ कर दी, उनको रिवॉर्ड भी दे दिया। ठीक है, कि भाई आप लोगों ने ये चीज बहुत अच्छी की। सपोज वो रास्ते में आ रहे थे, उनको एक आंटी जी वो गिर गई, उन्होंने उनको उठाया और फिर मतलब उनको हेल्प की और मैंने इन बच्चों को जो है प्रेज कर दिया, बहुत ज्यादा क्लास में क्लैपिंग करा दी। ठीक है, अब बाकी जो 38 बच्चे हैं वो सोचेंगे वाह इस चीज के ऊपर इनकी क्लैपिंग होगी। तो इनमें से 38 में से हो सकता है 4-5 भी उस बिहेवियर को जो है रिपीट करें। ठीक है, मतलब वो जो इन्होंने किया है वो आपने आगे वाले भविष्य में करें ये चीज। ठीक है, तो इस तरह के रीइंफोर्समेंट को बोलते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। मतलब ये कि आपको किसी और के थ्रू, किसी और को रीइंफोर्समेंट दिया गया, उसके थ्रू आपने भी सीख लिया, तो इसको हम बोलते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। मतलब डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया रीइंफोर्समेंट, आपने किसी के द्वारा सीख लिया, किसी और को दिया गया, उसके द्वारा आपने सीख लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मतलब प्रतिनिधि रूप पुनर्बलन, मतलब देख लेना हिंदी में मतलब क्या होता है एग्जैक्ट। नेक्स्ट है सेल्फ एफिशिएंसी। तो इसकी भी बात बेंडुरा ने की है। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो सेल्फ एफिशिएंट होता है, मतलब उसको पता होता है कि मैं किस चीज में कितना इफेक्टिव हूं, मैं किस चीज को कैसे कर सकता हूं। बच्चे की अपने बारे में, जो अपनी एफिशिएंसी के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में जो बच्चे की नॉलेज होती है उसको हम सेल्फ एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कहा था कि जो ओवरऑल उनका प्रोसेस था सोशल लर्निंग का वो किस पर था, तो भाई वो मॉडलिंग के ऊपर बेस था। ठीक है, और इस मॉडलिंग में बहुत सारी चीजें होती है, सेल्फ एफिशिएंसी होती है, बहुत सारी चीजें सोचकर बच्चा जो है मॉडलिंग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से आप लोग। If a group of children learns a lot of arithmetic skills by way of completing a project on celebration of Diwali festival, this will be known as a kind of, देखो क्या पूछा गया है कि भाई दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था, दीपावली त्योहार का। ठीक है,
तो जब उसकी सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी तो बच्चों ने बहुत सारी अरिथमेटिक स्किल्स सीख ली। अरिथमेटिक मतलब अंक गणित है, जिसमें आपके माइनस प्लस, ठीक है, नंबर से रिलेटेड या जो भी ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल्स, वो वाली स्किल्स भी सीख ली, ठीक है। जैसे कि सपोज दिए लगाने हैं, दिए कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, कितने दिए कहाँ पर आएंगे, ठीक है, इतने दिए इनको देने हैं, मतलब इस तरह से, ठीक है। फिर वो फूलों की लड़ियां होती हैं, वो किस तरह से करनी है, पंखे पे भी लगानी है, पंखे पे 3 ठीक रहेंगी कि 2 ठीक रहेंगी, मतलब इस तरह की जो स्किल्स हैं बच्चों में वो भी डेवलप कर ली उन्होंने, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इंसिडेंटल लर्निंग बोलेंगे, फॉर्मल लर्निंग बोलेंगे, इनफॉर्मल बोलेंगे या नॉन फॉर्मल लर्निंग बोलेंगे। देखिए है तो ये भी एक लर्निंग, ठीक है, लेकिन कौन से टाइप की लर्निंग है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो चलो फटाफट आंसर करो, क्वेश्चन समझा दिया मैंने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंसिडेंटल लर्निंग, ठीक है। मतलब ये लर्निंग क्या है, अगर मैं कहूं तो एक के साथ एक फ्री, वो वाला मैटर है, मतलब एक के साथ 5-6 भी फ्री हो सकती हैं, ठीक है, मतलब ये वाली बात है, सिंपल भाषा में कहूं, ठीक है। आपने दिवाली सेलिब्रेशन करना था, ठीक है, सेलिब्रेशन चल रहा था दीपावली फेस्टिवल का, आप उस काम को करते करते कुछ और काम भी, कुछ और स्किल्स भी आप लोग सीख गए, ठीक है। तो मतलब ये आपकी हो गई आकस्मिक अधिगम, मतलब आप पहले से इसको सीखने के लिए तैयार नहीं थे कि हम ये सीखेंगे, ये बाय चांस आप लोगों ने सीख लिया। बाय प्रोडक्ट्स कह सकते हैं हम इसको, कि भाई दीपावली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में ये आपको बाय प्रोडक्ट मिल गया कि आपने कुछ अरिथमेटिक स्किल्स भी सीख ली, ठीक है। तो इस टाइप की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंटल लर्निंग। अब फॉर्मल लर्निंग तो आपको पता है स्कूल में, कॉलेजेस में जो होती है वो फॉर्मल लर्निंग होती है, जिसमें एक सेट कोर्स होता है आपके सामने और इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, रिजिडिटी होती है, बेसिकली आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होते हैं, आपको एग्जाम देना पड़ता है, आपको रेगुलर अटेंडेंस लगानी होती है, जो भी, ठीक है। इनफॉर्मल में जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, है ना, पेरेंट्स हो गया या फिर रिलेटिव्स हो गया, मतलब घर की लाइफ लगा लो आप, घर से आपकी फ्रेंड, आपकी पर्सनल लाइफ में जितनी भी आप चीजें सीखते हो वो इनफॉर्मल हो गई। नॉन फॉर्मल में आपके बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे आपके स्पोर्ट्स के ग्रुप्स आ गए, ठीक है, आपके कुछ एनजीओज आ गए, ये सब आपके नॉन फॉर्मल लर्निंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह की कुछ लर्निंग्स थी। आई होप कि आंसर आपने ठीक ही किया होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, helping learners recapitulate or recall what they have already learned is important because शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना, उसको रिकॉल करना या रिकैपिचुलेट करना या फिर प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि, ठीक है, किस लिए, मतलब दूसरों को, बच्चों को रिकैपिचुलेट करने में या रिकॉल करने में जो उन्होंने अभी तक याद किया है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका फटाफट आंसर करो, नीचे आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं। इट इज कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, भाई मतलब ये है कि किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है कि पहले आप रिकॉल करवा लो आपको क्या क्या आता है, ठीक है, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहांसेस लर्निंग, भाई पिछली लर्निंग को जो है अगर हम आगे आने वाली लर्निंग से अगर उसको रिलेट कर दें, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट कर दें, तो इससे जो लर्निंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और समृद्ध हो जाती है। और ये इफेक्टिव वे है रिवाइजिंग ओल्ड लेसन्स को, भाई पुराने लेसन्स को रिवाइज करने का अच्छा तरीका है। इट एनहांसेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयरबाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग, भाई इससे लर्नर्स की जो मेमोरी है वो शार्प होती है और इससे उनकी जो लर्निंग है, ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस है, वो भी उनका स्ट्रॉन्ग होता है। तो फटाफट आंसर करो इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े से मिलता जुलता है बट क्लियर कट आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे गलत है, ऐसा नहीं होता है। देखो जब भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें से आपको बेस्ट चुनना होता है, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, देखो कई बार होता है, जैसे मैं भी ऑब्वियसली मैंने भी एग्जाम दिए, मैंने भी गलतियां की है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं आपको पूरे एक प्लानिंग के साथ पढ़ाती हूँ, ठीक है। मतलब पहले बुक्स देखती हूँ, फिर वो सारी चीज देखती हूँ, जो चीजें मैंने सोर्सेज जहां से पढ़ा है, जो भी नोट मेकिंग की है, मैं सब देखती हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं बिना तैयारी के आपके सामने नहीं आती हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए आप जब टीचर बन जाएंगे ना, तब भी आप कुछ प्लानिंग करके क्लास में जाएंगे, ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ा देंगे कुछ भी, मतलब एक प्लानिंग की जरूरत होती है, वो मैं करती हूँ, ठीक है। तो अब आपको जब भी आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो मतलब आपको बेस्ट चीज चुननी है इस क्वेश्चन में, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब बेस्ट चीज सुनो, क्योंकि पेडागोजी में जो है ना, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ ठीक है, किसी और के अकॉर्डिंग कुछ ठीक है, फिर एग्जामिनर जो है उनके अकॉर्डिंग कुछ और आंसर होता है, ठीक है। ऑब्वियसली उनकी नॉलेज भी बुक बेस्ड होती है या फिर जितनी भी पढ़ाई उन्होंने करी है उस पर बेस्ड होती है। तो पेडागोजी के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, चलो मैंने बता ही दिया था, ठीक है, भूल गई मैं। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहांसेस लर्निंग, देखो हमारा मेन मकसद क्या होता है, जब भी हमने सपोज आपको पढ़ाना है एनिमल्स, ठीक है, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, आपको एनिमल्स पढ़ाना है,
ठीक है। अब आप क्लास में क्या ये लिख दोगे, बोर्ड पे आपने लिख दिया एनिमल्स, हाँ भाई चलो बताता हूं मैं, ये पेट एनिमल्स होते हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। इससे क्या होगा, ठीक है, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक मेथड है जिससे हमें बाहर निकलना है। ठीक है, आप पहले बच्चों को इन्वॉल्व तो कीजिए इस टॉपिक के साथ। यू कैन यूज सम पिक्चर्स, ठीक है, यू कैन यूज सम ऑडियो विजुअल एड्स भी दिखा सकते हैं, या फिर आप खुद एक्टिंग कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं क्लास में कि चलो बच्चे भाई मैं आज रास्ते में जा रही थी और मैंने एक ना डॉग देखा। ठीक है, फिर डॉग क्या होता है मुझे तो नहीं पता क्या होता है, आप बच्चों से पूछो आपने भी डॉग देखा है क्या, और कौन कौन से जानवर देखे आपने। फिर बच्चे जो हैं उसके बाद अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉल करेंगे कि उनको क्या क्या पता है, वो अपने अनुभव बताएंगे। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कीजिए, एनिमल्स पढ़ेंगे भाई हम, क्योंकि आप सबको इतना पता है एनिमल्स के बारे में, तो चले देखते हैं कि आप कितना जानते हैं एनिमल्स के बारे में। तो ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये मेथड होता है कि हम प्रीवियस लर्निंग को अगर उनकी मतलब प्रीवियस लर्निंग को आने वाले इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम टाई अप कर देते हैं ना, मैच कर देते हैं, तो उससे लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, लिख दिया करो कमेंट में कि कोई क्वेश्चन में डाउटफुल रह जाता है, तो मैं वैसे देख लेती हूँ एक बार आपके कमेंट बनाने से पहले। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस का एक फीचर नहीं है। ठीक है, ये बताना है, फटाफट जल्दी से आंसर करो इसका, पढ़ो अपने आप और आंसर करो। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, एंड लर्निंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग का मेन फीचर ये बताना था कि नहीं हो सकता है जो, ठीक है, जो इसका नहीं हो सकता है। देखो, लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है, ऑब्वियसली हमारा कुछ टारगेट होता है, तभी तो हम कुछ सीखना चाहते हैं। अब मैंने देखो अभी रिसेंटली स्कूटी चलाना सीखा है। ठीक है, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। मैंने क्यों सीखी स्कूटी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक टारगेट है कि भाई मेरे को स्कूल जाना होता है और मैं अपनी व्हीकल से जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने स्कूटी सीख ली और मैं जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। तो भाई कुछ चीजों को हम सीख के भूल भी जाते हैं ना। अगर आपने 4 साल तक 20 मतलब सपोज 10-20 साल तक आपने किसी चीज को रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी, ठीक है, आप मतलब 10 हो गए, 12 साल या 20 साल के बाद आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक, साइकिल दोबारा से चला रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ना, मतलब अनलर्निंग भी हो जाती है। सिर्फ साइकिल की बात नहीं हो रही, कुछ और भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस होता है अनलर्निंग, मतलब हम भूल भी जाते हैं चीजों को। उसके बाद है लर्निंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। तो यस, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पूरा एक व्यापक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट में लर्निंग कर ली, ऐसा नहीं होता है। वो इसका एक पूरा प्रोसेस चलता है और हो सकता है कि आपको किसी चीज को लर्न करने में 1 महीना लग रहा हो, 3 महीने लग रहे हो, 2 महीने लग रहे हो। ठीक है, मतलब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। आपका मोटिवेशन लेवल, आप कितना ज्यादा लर्निंग करना चाहते हैं, आपका खुद का लेवल, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे फोकस करो। क्या सबसे जरूरी है भाई जो इंसान जो है जो स्कूल में नहीं जाते हैं, जो क्या उनको लर्निंग होती नहीं है? बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते ना ऐसे। कल्चर टू कल्चर वेरिएशन है। अब आदिवासी लोग हैं, ठीक है, क्या उनकी लर्निंग नहीं होती है? वो भी तो जिंदगी जीते हैं ना, वो किस तरह से अपने आप को मतलब अडेप्ट करते हैं उस एनवायरमेंट में, उन जंगलों में, तो वो भी तो लर्निंग कर रहे हैं ना, उनकी भी लर्निंग होती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते नहीं भी हम तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गए हैं और हमारी लर्निंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। तो वी कैन नॉट से दैट, ओके, हम ये नहीं कह सकते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ओके, जो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। तो लर्निंग के बारे में इसमें बताओ कि कौन सा इसके बारे में ट्रू है। ठीक है, ये थोड़ा पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस। ठीक है, मतलब बच्चों ने जितनी भी गलतियां करी हैं उससे ये बताता है कि बच्चे मतलब कोई लर्निंग हुई नहीं है बच्चों की। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट की लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। ठीक है, मतलब ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट भी करे। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स। या लर्निंग इफेक्ट ही नहीं होती है इमोशनल फैक्टर से। लर्निंग इज फंडामेंटली मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब मूल रूप से वो एक मेंटल एक्टिविटी है सिर्फ, ठीक है, और कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ मेंटल है। ठीक है, तो ये बतानी है आपको। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि भाई देखो आपको वैसे भी सबसे पॉजिटिव आंसर यही लग रहा होगा, है ना, ये तो होना ही होना है, बाकी हो चाहे ना हो ये तो जरूर होना है। तो हमारे लिए बेस्ट आंसर है ये। ठीक है, कि भाई ऑब्वियसली हमें ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना है जो इमोशनली पॉजिटिव हो, वो भय के वातावरण में, डर के वातावरण में ना पड़े। ठीक है, और उसकी जो नीड्स है उसको भी हम सेटिस्फाई करें। ऐसा ना हो कि आपने बच्चे को क्लास में बिठा रखा है, बच्चे को जाना है टॉयलेट, ठीक है,
आपने बिठा रखा है, आप कहेंगे कि नहीं भाई नहीं, यहीं बैठना है, ठीक है, आपको यहीं बैठना है, जाने नहीं दूंगा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। अब बच्चे का ध्यान कहाँ होगा? बच्चे का ध्यान होगा टॉयलेट में, वो उसका ध्यान यहाँ पे होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो सेटिस्फाई बेचारे की फिजिकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है ना। तो ये एक प्रोसेस है ना, लर्निंग एक प्रोसेस है जहां पे आपको बच्चे के ऊपर बहुत फोकस करना है। मतलब जब बच्चे के लिए कुछ बेनिफिट हो ना, तो वो ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाई बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हर जगह बस बच्चे को देखो, बच्चे के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, मतलब टीचर का फायदा ना हो रहा हो, बच्चे का फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो वहां वो वाले क्वेश्चन आपको, ऑप्शन आपको चूज करने हैं, ठीक है। अब देखो एरर्स तो हमें बताते हैं ना कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, ये एरर्स से बताते हैं, ठीक है। और अगर इमोशनल फैक्टर्स तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, तो ये तो गलत ही हो गया। फंडामेंटली मेंटल, सिर्फ मेंटल प्रोसेस नहीं होता, एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सिर्फ मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। और अपना स्कोर जरूर लिख दिया करो एंड में, ठीक है। कुछ ही बच्चे लिखते हैं, सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना मुझे कि कितना आपका स्कोर आ रहा है और लेवल वगैरह का। देखो डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स अमंग लर्नर्स में बी एट्रीब्यूटेड टू, तो विद्यार्थियों में पाए जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता का कारण क्या हो सकता है इनमें से? तो ये बताओ, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, मतलब लर्निंग स्टाइल्स में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनका प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्यों होता है ऐसा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ए है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उस पर डिपेंड करता है। थिंकिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय लर्नर, कि बच्चा क्या मतलब चिंतन की युक्तियां अपना रहा है, एक उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, या उसकी पेरेंटिंग लालन पालन उसका कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसका फटाफट आंसर करो, आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर से बच्चे पे ध्यान दो, भाई बच्चे ने कौन कौन सी थिंकिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है, हमें तो फोकस बच्चे पे करना है। अगर बच्चे की स्ट्रैटेजी गलत है तो हमें उसको करेक्ट करना है। सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है ये एक अलग प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें आप एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करते हो। जैसे जेंडर रोल्स होते हैं ना, वो हमारे ट्रांसफर होते हैं, बचपन से स्टार्ट हो जाता है। लड़कियां गुड़िया के साथ खेलेंगी, लड़के जो है गुड़िया के साथ नहीं खेलेंगे, लड़के नहीं रोएंगे क्योंकि समाज क्या कहेगा, आप रो रहे हो, लड़के होके रो रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये चीजें हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस का भाग है। उसके बाद थिंकिंग स्ट्रेटेजीज की मैंने आपको बता ही दिया कि भाई बच्चा क्या सोच के चल रहा है ना। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन में 24, 56 लिख दिया आपने, ठीक है, 6 और 4 10 होते हैं, बच्चा यही 10 लिख देगा, यहाँ 7, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कैरी ओवर का कंसेप्ट जो है बच्चे को क्लियर नहीं है, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पे ऑलरेडी 10 लिख दिया। तो ये एक प्रोसेस बताता है कि बच्चा किस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, ये तो भाई आपको पता ही होंगे। अगर हम 4 ऑप्शन में देखें तो बी आपको ऑब्वियसली करेक्ट लग रहा होगा आप, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट व्हीकल्स इन, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं है कि ये सच में गाड़ी है कोई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बताना है, ठीक है। लर्निंग कम्युनिकेशन थिंकिंग प्रोसेस इज मोटिवेटिंग द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ ए लर्नर, ठीक है, ये बताना है आपको। तो कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो कंसेप्ट होते क्या है, ठीक है, संकल्पनाएं हम कहते हैं ना। जैसे फ्रूट का कंसेप्ट है, ठीक है, या फिर फ्लाइंग कंसेप्ट है, फ्लाई का कंसेप्ट है कि भाई उड़ना क्या होता है, ठीक है, आपको पता है। ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब व्हीकल्स का कंसेप्ट है, या फिर जो भी कंसेप्ट से होते हैं ना ये सारे, ये सीखने पड़ते हैं। या फिर आपको मोशन का कंसेप्ट है, ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन, ठीक है, या फिर मैटर का कंसेप्ट है, ये सारे आपके कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या है ये चीजें, मतलब किस तरह की चीजें हैं, ये आपको बेसिकली बताना है, ठीक है। तो ये संप्रेषण अधिगम के लिए होते हैं, चिंतन प्रक्रम के लिए होते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं, विद्यार्थियों की उपलब्धि में, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो दोनों ही, ठीक है, मतलब कंसेप्ट्स की बात पूछी गई है यहाँ पर। तो लर्निंग कम्युनिकेशन और थिंकिंग प्रोसेस, देखो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस के लिए भाई जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और हमारा थिंकिंग प्रोसेस ये डिसाइड करता है कि हम किस तरह के कंसेप्ट्स को एक्वायर करेंगे और किस तरह के कंसेप्ट्स को नहीं एक्वायर करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ कंसेप्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो सकते हैं, आप इजीली सीख जाते हैं क्योंकि डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अब फिजिक्स है, अब फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल ऊपर से जाते होंगे, ठीक है। मतलब मैं भी जब 12th में मेरे पास फिजिक्स थी तो सबसे वीकेस्ट पार्ट मेरा फिजिक्स था, मतलब सारे नहीं थे, ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री में मैं अच्छी थी, लेकिन मतलब फिजिक्स थोड़ा सा वीक था, मतलब एज कंपेयर टू बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मतलब वही है कि ये इंपॉर्टेंट व्हीकल्स होते हैं थिंकिंग प्रोसेस के, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मतलब एप्लीकेटिव बेसिस नहीं था ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, टू enable students to think independently and become effective learners it is important for a teacher। तो भाई बच्चों को मतलब स्वतंत्र रूप से चिंतन करने में और इफेक्टिव लर्नर बनने में टीचर का क्या रोल है, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो फटाफट आंसर करो इसका।
विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उनको पुरस्कार देना है। भाई जैसे ही विद्यार्थी कोई मतलब सक्सेसफुल होता है तो उसी टाइम पे उसको रिवॉर्ड दे दो। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, मतलब गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स या चंक्स में दे सकते हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, ठीक है, उनको समझाओ कि भाई तुम अपनी लर्निंग को कैसे ट्रैक कर सकते हो एक तरह से। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, ठीक है, मतलब इस तरह से ऑर्गेनाइज करो इन्फॉर्मेशन को कि उनको याद रहे अच्छे से और मतलब संगठित हो जाए, उनके दिमाग में भी संगठित हो जाए, उनको मतलब पुनरावृत्ति में सरल हो वो चीज, ठीक है। तो ये बताना है आपको, तो फटाफट आंसर करो। तो देखो हमें इसमें अगेन हमें बेस्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सबसे बेटर होगा। हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही लग रहे हो आपको, है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक होगा। देखो क्या है, अगर इन सबका कंपैरिजन करें तो देखो रिवॉर्ड एक टाइम पर काम करते हैं आपके, ठीक है, हर बार रिवॉर्ड आप हर टाइम पे रिवॉर्ड दे देंगे तो बच्चा सिर्फ रिवॉर्ड के लिए करेगा, उसमें जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो तो डेवलप ही नहीं होगा, ठीक है। भाई मैडम हर बार चॉकलेट देनी है, करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है खत्म होता चला जाएगा। तो चॉकलेट खा कर भी वो इतना उब जाएगा कि वो उस काम को करने के लिए मतलब राजी नहीं होगा, है ना। मतलब ज्यादा रिवॉर्ड्स पे नहीं देने चाहिए। रिवॉर्ड ठीक है, आप एक टाइम पीरियड पे फिक्स इंटरवल पे दो, काम आएंगे, लेकिन आप सिर्फ रिवॉर्ड्स के बेसिस पे बच्चों को अचीव नहीं करा सकते कुछ। नेक्स्ट है गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स में इन्फॉर्मेशन दो। तो क्या ये इफेक्टिव तरीका होगा? मतलब ये एक पार्ट हो सकता है इफेक्टिव टीचिंग का, ठीक है, लेकिन सबसे इफेक्टिव या ऑल ओवर इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि उनको अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो क्या हमारा टारगेट रिकॉल करने का होता है? हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं होता है, ठीक है। देखो अब बच्चे को आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, तो बच्चे को खुद करना सिखाओगे ना आप, कि भाई आप खुद ट्रैक करो कि आप कितना अच्छा सीख पा रहे हो, ठीक है। मतलब मॉनिटर दे ऑनलाइन, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात हो रही है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आपने कुछ भी काम किया है, ठीक है, उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करते हो कि हम में कौन सी कमियां रही, हमने क्या ठीक किया, हमने कौन से सुधार किए, दिस इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है। तो बेसिकली जब बच्चा अपनी खुद की लर्निंग को मॉनिटर करेगा कि हाँ भाई क्या क्या मेरे लूप होल्स रह गए, कहाँ कहाँ मुझ में कमियां रह गई थी, जब बच्चा खुद से ये सोचना स्टार्ट करेगा तो वो अपने आप इफेक्टिव लर्नर बन जाएगा, है ना। टीचर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टीचर को ये करवाने की जरूरत है कि बच्चे को खुद से मतलब उनको मोटिवेट करे कि वो खुद अपनी लर्निंग का जो है ट्रैक रिकॉर्ड रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमेना आर द गोल्स ऑफ, ठीक है, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना या फिर हम कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशंस को ना, उसके बाद इस फिनोमेना को हम क्या, किसके गोल्स हैं ये सारे, कौन से टाइप के मेथड या रीजनिंग के गोल्स हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग आंसर कर सकते हो। तो देखिए ये है आपका साइंटिफिक मेथड, ठीक है। जब आप एक्सप्लेन करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो कि ऐसा होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट सोचते हो, ठीक है, और कंट्रोल करते हो, मतलब लेबोरेटरी में बेसिकली आपके साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पे कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, आप कंट्रोल करते हो चीजों को, है ना। मतलब आपने कोई चीज फिक्स कर दे कि ये ऐसे ही रखना है, ये चीज इतनी रखेंगे, फिर हम केमिकल्स मिलाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल, एक तरह की कंट्रोल्ड चीजें होती हैं। इसमें आप प्रिडिक्ट करते हो, अनुमान लगाते हो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन भी करते हो आप, ठीक है, चीजों को। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। दिस वाज इजी क्वेश्चन। ये ट्रेडिशनल इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आप सबको पता होगा, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल एंड जनरल टू स्पेसिफिक, तो इस पे हम थोड़ा बात ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन मैं 7th क्वेश्चन भी आपको रिपीट कराऊंगी एक बार, जिसमें आपको कल डाउट रह गया था, ठीक है। लेकिन पहले इस 10th क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर कीजिए। कंसेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय, ठीक है। देखो कंसेप्ट मैप्स जो होते हैं वो हमारे लिए नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किस तरह से, मतलब क्या करते हैं वो, जिससे हमारी जो समझ है वो बढ़ जाती है नवीन अवधारणाओं की, ठीक है। तो बताओ फटाफट। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करना, मतलब फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स पर, ठीक है। ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज के बीच में जो है विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण करना, ठीक है। और उसके बाद है प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, आपने प्रायोरिटाइज कर दिया कि भाई ये पहले करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम है, ये इस तरह से प्रायोरिटीज सेट कर दी। इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन लॉजिकली, या फिर इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया एक लॉजिकल तरीके में, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट मैप पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये, ठीक है। देखो कंसेप्ट मैप होते क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया एनिमल्स,
ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, मेन आइडिया। उसके बाद आपके कुछ सब कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, या फिर हम कहते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स जो बेसिकली घरेलू चीजों के लिए यूज होते हैं, है ना। इस तरह से हमने 3 सब टॉपिक्स बना दिए। उसके बाद डोमेस्टिक की हमने कैटेगरीज बना दी, फिर पेट और डोमेस्टिक में क्या कनेक्शन है हमने वो बता दिया, ठीक है। इस तरह से मैप्स बनते जाते हैं, तो इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे फिगर्स के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। आप जाना गूगल करना और देखना कंसेप्ट मैप कैसे होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट मैप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दीज आर द कंसेप्ट मैप। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है इंफॉर्मेशन को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से और लॉजिकली दिया जाता है, ठीक है। ये जो लाइंस होती है कभी कभी इनको भी नाम दिया जाता है कि 3 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो मतलब आराम से समझ में आए, पूरा कंसेप्ट आपको आराम से समझना है, क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एनिमल्स में हमें ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, इसमें कौन सी कैटेगरी आती है, तो ऑर्गेनाइज करना इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल तरीके से, इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट मैप्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द लर्निंग डज गार्डनिंग एड्रेस, ठीक है। तो देखिए जब गार्डनिंग करते हैं आप, यानी कि बागवानी करते हैं, जब आप पौधे लगाने का काम, पौधों की देखभाल करने का काम करते हैं ना, गार्डनिंग में तो यही सब आता है ना, जैसे आप अपने घर में भी करते होंगे या फिर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे होती है, आपने देखी होगी। तो इसमें कौन सा लर्निंग स्टाइल है जो इसमें यूज होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो कुछ ये लर्निंग स्टाइल्स लिखे हुए हैं, तो आप फटाफट आंसर कीजिए कि कौन सा लर्निंग स्टाइल आएगा। विजुअल लर्निंग स्टाइल यानी कि केवल दृश्य, यानी कि सिर्फ आप देख रहे हैं, देख के जो चीजें करनी है, ठीक है, वो वाला। या फिर ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल जिसमें सिर्फ मतलब श्रवण शैली का उपयोग होगा वो। या फिर एप्लीकेटिव होना चाहिए, यानी कि अगर आपने कुछ चीजें सीखी हैं उसको आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। जैसे आप कुछ चीजें आप सीख के आते हो, कोई ट्रेनिंग लेके आते हो, उसके बाद आप सपोज आपने सबने डाइट की होगी, ठीक है, किसी ने बीएड की होगी, वो बीएड आपने एक तरह से सब कुछ सीखा है, उसके बाद जब क्लास में जाएंगे आप, है ना, क्लास में जब आप जाएंगे उसके बाद क्या क्या सीखते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेटिव लर्निंग स्टाइल, ठीक है। कि आपने क्लास में जाकर उस चीज को कैसे प्रयोग किया अपनी सीखी हुई चीजों का, तो वो अनुप्रयोग हो जाता है, ठीक है, आप जो सीख के कहीं अप्लाई करते हैं। उसके बाद है काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, जिसको हम क्रियात्मक, इसका एग्जैक्ट हिंदी अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मुझे लगा क्रियात्मक ही होता है इसका शायद, काइनेस्थेटिक का। तो क्रियात्मक शैली, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए कि आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक शैली, ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, इसमें rather than listening to any lecture और जो भी डेमोन्स्ट्रेशन देखने के अलावा या फिर कुछ लेक्चर सुनने के अलावा, किसी और को सुनने के अलावा आप अपने आप जो है फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, तो शारीरिक श्रम करते हैं, मैं कह सकती हूँ इसमें, ठीक है। आप अपनी बॉडीली मूवमेंट्स का यूज करते हैं, अपने हाथ पैर, ठीक है, आपको हर अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट की जरूरत होती है यहाँ पे काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल के लिए, ठीक है। आप पेड़ों में देख रहे हैं, आप गमले जब होते हैं, गमलों में आप खुदाई भी करते हैं, ठीक है, पेड़ों को फिर ट्रांसफर भी करते हैं, एक गमले से दूसरे गमले तक करते हैं, पौधों में पानी देते हैं, पौधों की कटिंग भी करते हैं। तो गार्डनिंग में बहुत सारी स्किल्स होती है। अगर कोई बेल बहुत चढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सहारा देने के लिए डंडा वगैरह लगाते हैं, स्टिक वगैरह लगाते हैं। मतलब इतनी मैं फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग नहीं हूं मैं, मतलब जिन लोगों को शौक होगा उन लोगों को ज्यादा पता होगा। तो द काइनेस्थेटिक में वही होता है कि आप किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं, यानी कि आप शारीरिक श्रम किस तरह से कर रहे हैं, कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए आपके हाथों से, पैरों से, मतलब मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी की एक तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स, भाई दूसरों की नकल उतार के जो लर्निंग होती है, यानी कि उनका अनुकरण, सीधे नकल भी नहीं कह सकते हैं, नकल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में हो सकती है, लेकिन बेसिकली जब हम अनुकरण करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे का व्यवहार होता है ना, वो अनुकरण कर करके सीखता है चीजों को, बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, तो इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। द रिसर्चर बेस्ट नोन फॉर स्टडिंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग। देखो लर्निंग की ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ये किसी मतलब बोला है किसी थ्योरिस्ट ने कि भाई जब हम दूसरों को देख देख के उनका अनुकरण करके जो सीखते हैं उसको हम अधिगम कहते हैं। तो ये इनमें से किसने बोला है ये आपको बताना है, इसमें आपको कौन सी लर्निंग की बात है वो भी बतानी है और किसने बोला है ये भी बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है ऑब्जर्वेशनल जो कि बेंडुरा कहते हैं, फिर सेकेंडरी है, मतलब ये लर्निंग जो है सेकेंडरी होती है, ये पैवलोव ने बोला है, ऑब्जर्वेशनल अगेन वॉटसन ने बोला है, या फिर सेकेंडरी स्किनर ने बोला है, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए फटाफट से, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था क्लियर क्वेश्चन। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बेंडुरा, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी इन्होंने, या फिर आप सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो है मॉडलिंग के थ्रू सीखता है। मॉडलिंग क्या होती है,
जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हमने सपोज किसी को ऑब्जर्व किया, किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम खुद ट्राई करते हैं उस चीज को, है ना। जैसे मैंने पिछली बार आपको टीचर का एग्जांपल भी लिया था, हम अपनी मदर का भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, हम अपने फादर का भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसको हमने अपना मॉडल माना है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, हमें उसका बिहेवियर कॉपी करना अच्छा लगता है, तो दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग, ठीक है। तो ये थ्योरी दी थी बेंडुरा ने, तो उन्होंने कहा था इसी के थ्रू लर्निंग होती है, तो उनके अकॉर्डिंग लर्निंग यही होती है, ठीक है, बेंडुरा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें काफी चीजें भी बोली उन्होंने इनकी थ्योरी में, जैसे कि सेल्फ एफिशिएंसी की बात की है इन्होंने, कि बच्चा जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी, ठीक है, ऐसा नहीं है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, फिर से लिख के दिखा देती हूँ, एफिशिएंसी, ठीक है। तो सेल्फ एफिशिएंसी की बात करते हैं वो, उसमें कहते हैं कि बच्चा जो है अपने आप ही इतना इफेक्टिव होता है, वो अपने आप को देखता है, अपने आप की भी वो क्या क्या कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मॉडल को ले लेगा और कॉपी कर देगा, नहीं, बच्चा सेलेक्टिव मॉडल्स को लेता है और उसके बाद कॉपी करता है, और वो इतना सेल्फ एफिशिएंट होता है कि उसमें समझ होती है कि मुझे किस चीज को कॉपी करना है और किस चीज को मुझे कॉपी नहीं करना है, किस चीज का मतलब इमिटेट करना है, बिहेवियर किसका नहीं करना है, ठीक है। तो ये थे बेंडुरा। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्वालिफाइज टू बी एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात यहां पर की जा रही है। देखिए जो स्किनर थे, ठीक है, ये सब ने आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक इसके बारे में, तो इन्होंने अपनी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने रिइंफोर्समेंट की बात की हुई है, ठीक है। एक तो इन्होंने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात की है, एक इन्होंने नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात करी है, ठीक है। देखो अब ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में होता क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो आगे आपको परेशान करेगी, उसका एक तरह से हम रिमूवल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन देते हैं आप ये कर लीजिए तो ये चीज आपकी रिमूव हो जाएगी, है ना। तो इसमें इसका कंसिक्वेंस क्या होता है कि रिमूवल हो जाता है एक अनप्लीजेंट कह सकते हो या फिर पेनफुल स्टिमुलस का, ठीक है। मैंने आपको स्टिमुलस लास्ट टाइम भी समझाया था कि स्टिमुलस होता क्या है, या आई थिंक आपको नहीं समझाया, किसी और को समझाया था, ध्यान नहीं रहता। तो ये जो स्टिमुलस है ये होता क्या है, जितने भी एनवायरमेंट में चीजें प्रेजेंट होती है ना, जो आपको इफेक्ट करती है, जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, वो स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके पैर में जो है सपोज कंकड़ था बीच में, आपने ध्यान से देखा नहीं, आपका पैर उस पर गया, स्लिप हो गया, आप गिर गए, ठीक है। तो ये कंकड़ आपका स्टिमुलस हो गया, इसकी वजह से आप गिर गए, ठीक है। एक रिस्पॉन्स आया आपकी तरफ से कि आप गिर गए, और हो सकता है आप गिरे ना, आप संभल गए इसको देखकर, फिर आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई मैं रास्ते में देख के चलूंगा कि कंकड़ है कि नहीं है, या फिर गड्ढा है कि नहीं है ना, बहुत सारे। तो ये सारे आपके स्टिमुलस का काम करते हैं, क्योंकि इनके साथ आप एनवायरमेंट में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के दौरान जो है आपके कुछ इंपैक्ट इनका नेगेटिव आ सकता है, कुछ आपका पॉजिटिव भी आ सकता है ना। तो ये स्टिमुलस होते हैं। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आप किसी भी अनप्लीजेंट स्टिमुलस को जो है रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप अगर ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, सीट बेल्ट जो होती है वो क्यों पहनते हैं, एक तो अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट होगा, तो आपको ज्यादा गहरी चोट लग सकती है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो हम उन चीजों को अवॉइड करने के लिए सीट बेल्ट पहनते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का, ठीक है। या फिर आप सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं कि भाई ट्रैफिक वाले जो है पकड़ लेंगे और हमसे फाइन ले लेंगे, ठीक है, तो हम उस डर से भी पहनते हैं। तो मतलब एक तरह से आपको ये सीट बेल्ट आपका पहनना जो है आपकी किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, उसको आप रिमूव कर रहे हैं इसके थ्रू, तो इसको हम बोल देंगे, सीट बेल्ट पहनने को बोल देंगे हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें रिमूवल हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, रिमूवल हो रहा है उस सिचुएशन का जो अनप्लीजेंट है आपके लिए, जो आपको तकलीफ देती है, ठीक है, जो आपको मतलब दुखी कर देती है, उस चीज का रिमूवल कर रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ और काम करना है, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो ये होगा, क्योंकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, देखो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और समझा देती हूँ आपको। पॉजिटिव में क्या होता है कि भाई ठीक है, आपको एक बिहेवियर चाहिए एक बच्चे से, सपोज बच्चे से बिहेवियर चाहिए कि वो सारा काम कर ले अपना, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आजकल, है ना, बच्चे करते नहीं है काम, तो आपने कह दिया कि ठीक है भाई आप ये एक वीक का काम मुझे कंप्लीट करके दो, तो मैं आपको जो है, जैसे मम्मी पापा ने कह दिया कि आप करके दो तो मैं आपको जो है खेलने जाने दूंगी, ठीक है, या फिर मैं आपको टीवी देखने दूंगी डेली 1 घंटा, अगर आप ये काम कर दोगे। तो यहाँ पे ये टीवी देखने देना आपका क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, क्यों, इसके थ्रू आप एक बिहेवियर को जो है करवाना चाह रहे हैं बच्चे से, उसका रिपीटेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रिपीटेशन के लिए आपको ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बच्चे को देना पड़ेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और जो कार और सीट बेल्ट वाला था वो आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का एग्जांपल होगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गई होंगी आपको चीजें।
नेक्स्ट देखते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में कंफ्यूज मत होना। और देखो पनिशमेंट जो होती है ना वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है ना ही वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो स्किनर ने पनिशमेंट ये नहीं कहा था कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट एक अलग चीज की होती है, उसमें आपकी फिजिकल अब्यूजिंग बुलिंग सब आ जाता है, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग, ठीक है। लर्निंग के बारे में जो है इनमें से कौन सी चीज जो है वो सच नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग में कोई एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स, मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। लर्निंग इज ए पर्सन्स ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और रिस्पॉन्स और एक्शन, मतलब किसी ने एक ऑब्जर्वेशन करी किसी बिहेवियर की या किसी एक्शन की या किसी रिस्पॉन्स की, ठीक है, तो वो होती है लर्निंग की, भाई ठीक है उसने ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट होता है बिहेवियरल चेंज दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट, ये जो भी चेंजेस होते हैं लर्निंग में वो सारे परमानेंट होते हैं लर्निंग में, ठीक है। तो ये आपको फटाफट से आंसर करना है, तो इसका आंसर कीजिए। देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा लर्निंग, बाकी सब लर्निंग है। लर्निंग में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको होगा, ऑब्वियसली होगा, तभी तो लर्निंग होगी। कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे उसके बाद ही कुछ अनुभव आपको आएगा, तभी तो आप लर्निंग करोगे। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सब आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी से, आपके इमोशन से, सब चीजों से लर्निंग जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा भाई, ये इवेंट्स तो होंगी, साइकोलॉजिकल इवेंट्स आपके साथ होती है। हो सकता है कई बार आप दुखी होकर कुछ लर्न कर लेते हैं, कई बार आप खुश होकर लर्न कर लेते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो साइकोलॉजी तो उसमें होती ही शामिल है। उसके बाद बिहेवियरल चेंज, देखो लर्निंग जब भी कोई भी चेंज आप में आता है जो परमानेंट हो जाता है उसी को लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। अगर वो चीज परमानेंट नहीं हुई है दैट मीन्स कि वो लर्निंग नहीं है, वो हैबिचुएशन हो सकती है, वो आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक है, वो आपकी जस्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा था, सीखना एक व्यक्ति का मनाया व्यवहार प्रतिक्रिया कार्रवाई है, मतलब आपने किसी को ऑब्जर्व कर लिया तो यही आपका सीखना है। ये सीखना कैसे हुआ, आपने ऑब्जर्व तो किया लेकिन क्या आपने उसको परमानेंट चेंज कर लिया अपने बिहेवियर में उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू, भाई इसने ऐसा किया है तो आप लाइफ भर उसको वैसा ही करते रहे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्वेशन की बात हुई है कि आपने ऑब्जर्व किया है किसी बिहेवियर को, किसी रिस्पॉन्स को या फिर किसी एक्शन को, तो सिर्फ ऑब्जर्व करना ये नहीं होती, लर्निंग नहीं होती, ठीक है। आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे, सपोज आप मुझे ऑब्जर्व कर लो या फिर आप किसी और चीज को ऑब्जर्व कर लो, लेकिन उसके थ्रू आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया, क्या वो चेंज परमानेंट था कि नहीं था, दैट इज लर्निंग, ठीक है। लेकिन जस्ट ऑब्जर्व करना तो लर्निंग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और ये भी याद रखना कि भाई लर्निंग जो है हमेशा उसमें बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका टेम्परेरी चेंज है, आपने 3 महीने तक वो चीज की फिर आपने छोड़ दी तो वो भी लर्निंग है, वो लर्निंग नहीं कहलाती है। और अगर आपको डाउट होना है इस क्वेश्चन पे तो आप 11th क्लास की साइकोलॉजी की उसमें चैप्टर है लर्निंग पूरा, ठीक है। मैं तो कहूंगी आप सभी लोग जो है 11th की साइकोलॉजी की बुक पढ़े। कुछ बच्चे कह रहे थे कि लोरा ई बर्क जो है बहुत मोटी बुक है, वो हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब भाई सरकारी नौकरी चाहिए, मोटी तनख्वाह चाहिए, तो मोटी बुक भी पढ़ो ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर भाई कैसे काम चलेगा। चलो आप लोरा बर्क नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट 11th की साइकोलॉजी की, वैसे 12th की भी अच्छी है लेकिन 11th की ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो 11th की साइकोलॉजी की जो NCERT की बुक है ना वो आप जरूर फॉलो करें। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये हिंदी में भी मिल जाएगी, ये इंग्लिश में भी मिल जाएगी, तो इसमें लर्निंग चैप्टर आपका कवर हो जाता है पूरा, काफी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कंडीशनिंग, लर्निंग सब कुछ है। तो प्लीज आप लोग ये साइकोलॉजी की बुक जो है NCERT की 11th क्लास की जरूर पढ़ें, चाहे तो आप साइट से डाउनलोड कर ले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो भाई मैंने बता दिया, जितने बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन सी बुक पढ़े, एक प्रॉपर बुक नहीं है KVS PRT की। अगर आप चाहते हैं कि एक बुक में आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाए, आप बिल्कुल मेहनत ना करें तो ये नहीं होगा। आपको मटेरियल इधर उधर से सर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, किसी ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी जिंदगी बदल जाती है, तो आप लोगों को जिंदगी बदलने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मोटी बुक हो चाहे पतली हो, उसका ध्यान मत दिया करो, कंसेप्ट देखा करो कितने अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। भाई छोटे बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में पेरेंट्स का कैसा रोल होना चाहिए ये आपको बताना है ना। फटाफट से आंसर करो। सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कि कुछ होना ही नहीं चाहिए, तटस्थ है आप, कुछ हो रहा है गड़बड़ हो रही है बच्चे के साथ, हो रहे दो, नहीं हो रही नहीं होने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो होगा नहीं। नेगेटिव आप देख कर ही एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचता है सिंपैथेटिक और प्रोएक्टिव। तो देखिए हमें हमेशा बच्चों के साथ प्रोएक्टिव, अगर इन ऑप्शंस की बात करो, सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन हम टोटली सिंपैथी को नहीं करते, अरे बच्चे ने थोड़ी सी भी गलती करी है बेटा कोई बात नहीं और ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको चोट लगी तो बस आप सिंपैथी दिखाए जा रहे हैं, नहीं, इससे तो बच्चा आपका दब्बू बन जाएगा बात बात में सिंपैथी दिखाने से, है ना। आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए। देखो एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस होता है। एम्पैथी होती है एक होती है सिंपैथी,
ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी स्पीड की वजह से खराब हो जाती है गाइस, ठीक है। एम्पैथी का और सिंपैथी में क्या फर्क है, यहाँ पे जस्ट आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, अरे आपके साथ इतना बुरा हो गया, अरे बड़ा दुख हो, इस टाइप की सहानुभूति दिखा दी आपने, ठीक है, थोड़ी हेल्प कर दी। एम्पैथेटिक का होता है कि जिस सिचुएशन में बच्चा है, आप उस सिचुएशन में जाकर सोचिए और समझिए कि अगर आप उस जगह पर होते तो आपके साथ क्या होता। मतलब जो दूसरों के साथ हो रहा है उसको अपने से रिलेट करो, अपनी जिंदगी से रिलेट करो, आप देखो कि आपके साथ अगर सेम चीज होती तब आपको कैसा लगता है या तब आप क्या करते। तो दैट इज योर एम्पैथेटिक फीलिंग, ठीक है। तो हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए बच्चों के साथ, नॉट ओनली सिंपैथेटिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो प्रोएक्टिव होगा। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आपको आगे से आगे बढ़कर छोटे बच्चों पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, आप उनके पेरेंट्स हैं, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द जग एंड मग मॉडल, ठीक है। तो इसका आंसर करो फटाफट से, लर्निंग का ही पार्ट है एक तरह से अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका DSSB में आया हुआ है ना, मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपके ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वही क्वेश्चन उठा रही हूँ। मतलब वो लर्निंग वाला मैंने खुद बनाया था क्योंकि NCERT बुक मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है, तो वो लर्निंग वाला जो 4th क्वेश्चन था वो मैंने खुद फ्रेम किया था। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। जगमग मॉडल क्या है? ए मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम, भाई एक नया तरीका, आधुनिक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। एंशियंट वे ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम, प्राचीन तरीका है, प्राचीन यहाँ पर वेदों में चले जाइए आप, ठीक है, जो बिल्कुल प्राचीन हमारे। द लेटेस्ट वे, बिल्कुल नवीनतम तरीका है, ठीक है, एकदम नया है, अभी अभी आया है। या फिर ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम, या फिर पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीके में हम ये बात कर सकते हैं कि जितने भी हमारे NCF थे उनके आने से पहले, या जो भी मतलब डंडा रूल होता था ना स्कूल्स में, वो वाला पारंपरिक रूल जो हमेशा से चलता आ रहा था, जो मतलब मैं भी जब क्लास में थी 11th में 12th में, तब वो चीजें वही चीज फॉलो होती थी जब मैं स्कूल में थी, है ना। डंडे का रूल होता था कि मास्टर डंडा लेकर बैठा है और आपने गलती कर दी तो आप गए काम से, वो वाली चीज है, ठीक है। लेकिन अब तो आपको पता है कि बच्चों के काफी रूल्स हो गए हैं। तो फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। देखो जग एंड मग मॉडल समझना जरूरी है, पहले समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। जग एंड मग मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो देखो जगमग में क्या होता है कि इसमें यह माना जाता है कि भाई टीचर जो है वो आपका मग है, भरा हुआ मग है एकदम, ठीक है। उस मग में बहुत सारा मटेरियल है, ओके। सपोज ये मग है, इसमें बहुत सारा मटेरियल है, और बच्चा जो है एक जग है, ठीक है। जग है, जग की शेप मतलब ऐसी होगी थोड़ी सी, है ना, और वो खाली है, ठीक है। ये है आपका चाइल्ड जो कि आपका जग है, और ये है आपका टीचर जो कि भरा हुआ मग है। अब कहता क्या है मॉडल कि यहां से नॉलेज ट्रांसफर होगी यहाँ पर, और आप सारा खाली कर देंगे। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितना सब कुछ है, वो सब आप यहाँ पे खाली कर देंगे। सूचनाओं का एक सैलाब सा ले आएंगे, आप नॉलेज को बस फिक्स कर देंगे, भर देंगे और दे देंगे बेटे को, बेटा आप लो और इससे पढ़ाई करो, ठीक है। मतलब ये आप लो और अब अपनी रियल लाइफ में जाओ और देखो कैसे डील करना है। तो ये मॉडल क्या कहता है, देखो ये एक बिल्कुल पैसिव मॉडल है अगर मैं कहूं, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो बच्चे को यहाँ पर बिल्कुल एक खाली जग माना गया है, मतलब बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है। आपने जो सारी सूचनाएं सब उसको देनी है, वो वही करेगा जो आप सिखाएंगे, जो करेंगे, ठीक है। बच्चे को कुछ नहीं पता है, उसका अपना खुद का दिमाग नहीं है, वो खाली है, बिल्कुल एम्प्टी जग है उसका दिमाग, ये कहता है, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। पारंपरिक जो तरीका होता था, पारंपरिक क्लासरूम्स होते थे, वहां पे हम क्या करते थे भाई, टीचर जाते थे, लेक्चर देते थे, तू पढ़ और हो गया पाठ खत्म। SST के लेक्चर हो गए, हिंदी के लेक्चर हो गए, बड़े बोरिंग होते थे। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं मोस्टली की बात कर रही हूँ, और मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया अपने स्कूल्स में, ठीक है, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह के हालात थे उस टाइम पे, ठीक है। अब तो बहुत ज्यादा सुधार हो गया, अब तो आपको प्रोएक्टिव बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब क्या होता था इस वे में कि ठीक है, आप एक मैकेनिकल वे में चल रहे हैं, ठीक है, आप कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं करवा रहे हैं बच्चों को, आप बच्चों की खुद की नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। मतलब वहां पे आपने उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम भी देखा होगा कि आपको 100 नंबर का पेपर लिखना होता था, ना कोई एक्टिविटी बेस्ड आपका इवैल्यूएशन था, ना असेसमेंट था। बस आपको उन 100 में से जितने नंबर आ गए, आपके 2-3 बार आपके पेपर हो जाते थे, आप पास हैं उस 100 नंबर में, कितना आप रिप्रोड्यूस कर पाए, टीचर ने कितनी नॉलेज दी और कितना आप पेपर में लिख पाए, ये आपकी नॉलेज का एक्चुअल टेस्टिंग होता था। और बच्चे को इसमें पैसिव रोल मिला हुआ था, जबकि टीचर का एक्टिव रोल था। टीचर भरे जा रहा था, नॉलेज भरे जा रहा था, और बच्चा बेचारा दबे जा रहा था उस नॉलेज के नीचे, है ना उसको खुद पता था कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, रटना है, बस चीजों को रटते जाना है और पेपर में लिखते जाना है। तो दिस वाज द जग एंड मग मॉडल ऑफ लर्निंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वैसे आप लोगों ने भी काफी एक्सपीरियंस किया होगा। देखो करने को तो टीचर आज भी करते हैं, है ना, कई टीचर होते हैं ऐसे कि भाई नहीं करते, वैसे ही मैकेनिकल वे में पढ़ाते हैं। लेकिन देखो आप कल को क्या बनेंगे, आपको अपने आप को बेटर बनाना है ना, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम कितना ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, अपने आप में हम कितना सुधार ला पा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसी के साथ। 7th क्वेश्चन, इफ ए चाइल्ड फ्रॉम नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंजेस टू
इंग्लिश मीडियम शी और ही एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन लर्निंग। भाई एक बच्चा था जिसके पास नॉन इंग्लिश मीडियम था, सपोज वो हिंदी मीडियम भी हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है कि साउथ के स्टेट से आया हो तो उसके पास उस हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, मैं जस्ट हिंदी की बात कर रही हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, या फिर कोई और भी हो सकता है, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि नॉन इंग्लिश है और उसके बाद वो चला गया भाई इंग्लिश मीडियम में, अब उसके लिए भाई बड़ी डिफिकल्टी हो रही है लर्निंग में, तो ये किस टाइप का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये आपको बताना है। तो देखो आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत कॉमन है, ठीक है। देखो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर लर्निंग इज नॉट ट्रांसफर्ड, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही है ना, ये तो लास्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो C0 का क्या मतलब होता है, जब आपकी पहले की किसी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से दूसरे में अगर आप ट्रांसफर हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, नॉलेज का है, कोई भी सिचुएशन का, तो ये नॉलेज जब आपकी इस नॉलेज में कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रही, ना रुकावट पैदा कर रही है, ना कोई मतलब आपको हेल्प कर रही है, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं है, तो वो जीरो हो जाता है, नल हो जाता है, एकदम वॉइड, नल एंड वॉइड कहते हैं ना, कुछ असर नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। लेकिन मान लो कि पहले की लर्निंग आपकी नई लर्निंग में जो है थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, मतलब उस पहले की लर्निंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है, तो दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब कुछ तो हेल्प मिल रही है ना। लेकिन जब पुरानी लर्निंग जो है नई लर्निंग में जो है रुकावट डाल रही है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब देखो नॉन इंग्लिश था बैकग्राउंड मीडियम उसका, ठीक है, अब नॉन इंग्लिश से एकदम से वो इंग्लिश मीडियम में आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली उसने एक लैंग्वेज सीखी हुई है अपनी जो भी है, उसके रूल्स उसको लर्न होंगे, अब वो इंग्लिश मीडियम में आता है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में जो है उसको डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि उसे सब कुछ हिंदी में पढ़ा है या फिर जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट चला जाएगा, है ना, बच्चे के लिए एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन लर्निंग, तो उसको थोड़ी सी लर्निंग होगी। इसमें लिखा गया है गाइस, ठीक है, इसमें मैं अपने आप से नहीं बना रही हूँ, इसमें ये लिखा गया है कि शी और ही एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, उसको डिफिकल्टी हो रही है लर्निंग में। हो सकता है किसी किसी का ना जो मल्टीलिंग्वालिज्म जो जानते हैं वो तो हमारे लिए सोर्स हो जाता है कि उसमें थोड़ा एनरिचमेंट मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि उसको डिफिकल्टी हो रही है अपना नया एक्सपीरियंस लेने में, तो जहां डिफिकल्टी होती है पुराने एक्सपीरियंस की वजह से उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं से उठाया हुआ है, किसी पेपर से उठाया हुआ है, याद नहीं एग्जैक्ट कौन से पेपर से उठाया हुआ है, और मतलब इसमें आंसर नेगेटिव ही था, और मतलब क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है। देखो वैसे लैंग्वेज लर्निंग जब होती है ना तो माना यह जाता है कि जो दूसरी लैंग्वेज है वो हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं करती हैं, है ना, मतलब हमेशा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं करते हैं, कई बार उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेज आती है तो आप कहीं ना कहीं एक जनरल सिस्टम जो रूल होता है हमारे दिमाग में होता है लैड सिस्टम लैंग्वेज के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ही और शी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस इज डिफिकल्टी, लेकिन उसको डिफिकल्टी हो रही है, दैट मीन इट इज अ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, इस बेसिस पे नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और अगेन ये मेरा क्वेश्चन नहीं है और मैं इसके आंसर जो है प्रॉपर आंसर की के अकॉर्डिंग आपको दे रही हूँ, तो ये मत सोचना कि ये गलत है या जो भी है। वाई इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक, ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, प्रेरणा बोलते हैं, एक तो आंतरिक प्रेरणा एक बाहरी प्रेरणा। तो भाई ये कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा जो है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बाहरी से बेटर क्यों है, ये बताना है आपको, ठीक है। ये तो हमें पता है कि भाई इंट्रिंसिक ही बेटर होता है, तो आप बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चिल्ड्रन लर्न ड्यू टू फियर, कार्ड तो बिल्कुल ठीक है, अंदर वाले मोटिवेशन जो आपके अंदर से आ रहा है बिल्कुल, उसमें फियर किस बात का। इट एक्सेलरेट सेल्फ लर्निंग, इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, इट इंक्रीजेस स्टूडेंट डिसिप्लिन, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल ओवर लर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही है, तो ये आप कट कर सकते हैं। फिर पीयर लर्निंग का यहाँ पर रोल नहीं है, यहाँ पर इंट्रिंसिक है, आपके अपने खुद के उससे है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इससे आत्म सेल्फ लर्निंग होती है। देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, आप में से कुछ कई लोग, मैं आप लोगों का एग्जांपल देती हूँ, कई लोग ऐसे होंगे जो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होंगे। इंट्रिंसिक में आपका ये पार्ट आता है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, यानी कि इंडिपेंडेंट बनना है आपको, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनना है, इसीलिए आप नौकरी पाना चाहते हैं क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको किसी के, एक तो ये धारणा होती है कि आपको बनना ही बनना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन जब आप बाहरी रिवार्ड के लिए कुछ पढ़ते हैं ना, बाहरी कोई आपको चीज मिल रही है, प्रोत्साहित कर रही है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपको एक सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी, सैलरी से हम स्कूटी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, है ना, जो भी खरीदेंगे, तो ये आपके एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स है, दैट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप में से कई लोगों के हो सकता है मिक्स भी हो सकते हैं कि आपको ये भी चाहिए आपको ये भी चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का सिर्फ यही है कि मुझे तो इंडिपेंडेंट बनना है, या फिर मुझे अपने आप में कुछ करना है, मुझे सब कुछ प्रूव करना है कि मैं भी बेस्ट हूं, मैं भी जॉब लग सकता हूं। ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है क्योंकि आपको मोटिवेशन कहीं बाहरी रिवॉर्ड से नहीं मिल रहा है, आपको ये है कि हाँ भी मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि आई एम बेटर, ठीक है,
ठीक है, आप ये कहेंगे कि ये एक्चुअल में ये रिवॉर्ड नहीं है, ये आपको अपने आप को प्रूव करना है, आप अपनी काबिलियत प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज योर इंट्रिंसिक मैटर। लेकिन जब आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की तरफ भागते हैं कि हाँ भाई मुझे सैलरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे तनख्वाह चाहिए, मुझे एटीएम कार्ड चाहिए, सैलरी निकालूं मैं हर महीने, मतलब ये वाली चीजें होती है, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक में चला जाता है, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली ये आपकी सेल्फ लर्निंग में, आपके सेल्फ अपलिफ्टमेंट में जो है ये प्रमोट करता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आपके अंदर पढ़ाई का जज्बा है, जुनून है, तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन आप जब जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, तो आप अगर बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हो, एक तो होता है कि नहीं आपको लगन है, आप में मेहनत है, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन अगर जबरदस्ती कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है करनी है और ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, वो आपका एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि वो आप रिवार्ड्स पर जा रहे हो। आपका यूं नहीं है कि हाँ भाई मुझे लाइफ में कुछ अपने लिए करना है ना, वो वाली चीज नहीं है। ओके, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में जो है ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, फटाफट बताइए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सजा, पुरस्कार, प्रेरणा और प्रशंसा। अब मोटिवेशन का क्वेश्चन किया है आपने, तो क्वेश्चन जो है बड़ा ही मतलब इजी है ये क्वेश्चन। ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन। मैंने कहा ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह के मोटिवेशन काम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना आपको भौतिक चीजें तो दिला देता है, लेकिन जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो एक्सट्रिंसिक से नहीं आता है, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो यानी कि प्रेरणा, आपको सही प्रेरणा मिलेगी तो आप जो है अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे। लेकिन आपको गलत डायरेक्शन में किसी ने दे दिया, या फिर मतलब आप ये कह लीजिए कि आप मतलब बाहरी चीजों तक ही सीमित रह गए, तो वहां पे आपको सीखने के लिए प्रेरणा नहीं मिल पाती अच्छे से, है ना। तो यानी कि सजा तो हो ही नहीं सकती। देखो पुरस्कार हमेशा काम नहीं करते, है ना, मतलब रिवॉर्ड। आप एक बच्चे को कहोगे कि आप चॉकलेट ले लो और आपको मतलब ये काम करना है, वो एक ना एक दिन उब जाएगा कि इतनी चॉकलेट खा चुका हूं, आप क्या चॉकलेट के लिए काम करना है ना, ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है। उसके बाद प्रशंसा की बात करूं तो आपने सिर्फ प्रशंसा कर दी, तो इससे कोई लर्निंग थोड़ी होती है। आपने 2 बार कर दी प्रशंसा, 3 बार कर दी प्रशंसा, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो चीज कांस्टेंट होती चली जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब आप प्रेरित हैं, अंदर से प्रेरित हैं, आपको लगता है कि हाँ वो जज्बा आपके अंदर कायम है। जैसे लोग जो आईपीएस की तैयारी करते हैं ना, वो अंदर से प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो 5-6 साल भी कई लोग तैयारी करते हैं, कई लोग 10-10 साल तक लगे रहते हैं, सिर्फ क्योंकि उनको कामयाबी चाहिए, ठीक है। वो अपने 5-6 साल जिंदगी के मतलब निकाल देते हैं सिर्फ पढ़ाई में। वो कहीं ना कहीं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक टिकती है, ये जो लर्निंग होती है ना, ये ज्यादा दिन तक टिकेगी और इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने आपको दिया। सपोज यू आर द चेयरमैन या चेयरपर्सन कह सकते हैं ऑफ ए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल अंडर योर ज्यूरिस्डिक्शन। सपोज आप चेयरमैन है या फिर आप चेयरपर्सन है, चेयरमैन तो नहीं कहूंगी, जेंडर बायसनेस हो जाएगा। सपोज आप चेयरपर्सन है, ठीक है, जहाँ पे लड़कियां हैं वो चेयर विमेन हो जाएंगी और लड़के वो चेयरमैन हो जाएंगे। तो भाई चेयरपर्सन आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, और आपको ये ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करनी है एजुकेशन में, जो भी आपके अंडर आते हैं, जो भी स्कूल्स आपके अंडर आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है ये आपको बताना है, ओके। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए। लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, हाई ऑर्डर, इसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी और डाइवर्जेंट का मतलब अपसारी। अगर मैं गलत हूं तो बता देना, ठीक है। अभिसारी अपसारी में अगर फिर भी कोई डिफरेंसेस हो, मतलब ऐसी चीजें हो तो बता दिया करो, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे को ये जो गूगल ट्रांसलेशन है ना ये अपने अकॉर्डिंग करता है। हायर लेवल, देखो इसमें लोअर लेवल तो आप काट ही दो, है ना, क्योंकि जब आपको क्वालिटी इंप्रूव करना है एजुकेशन का तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको बहुत सारी चीजों पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लोअर लेवल की थिंकिंग की जरूरत नहीं है कि ठीक है आपने रट के चीजें कर दी, या इतना सा क्वेश्चन था उसको आपने जवाब देके छोड़ मतलब रफा दफा कर दिया, वो वाले काम नहीं है। यहाँ पर तो आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, आपको हो सकता है ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सुपरविजन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, जब जाके आप क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये तो हमने सीख लिया कि हाँ भाई हायर ऑर्डर होगा। अब कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब सब लोग एक ही पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, एक एग्जैक्ट आंसर हम सबको पता है और उसी पे आ जाए। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, अरे क्या हो गया, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा पेन मोटा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसी से काम चलाएंगे। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? देखो डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि ये है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं लेकिन
यहाँ पे सारे लोग हैं लेकिन सब अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, है ना। जब सब लोग सोचेंगे, सब लोग मिलके, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, जब सब लोग सोचेंगे तभी तो आप अच्छे आइडियाज के साथ निकल के आएंगे, है ना। आपकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है आप सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग तो नहीं कर सकते कि आपको बस एक ही आइडिया पर आ जाना है, सब लोग सोच रहे हैं, ठीक है भाई एक ही आइडिया आया सबके दिमाग में, ऐसा नहीं हो सकता। कन्वर्जेंट थिंकिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होती है, एक ही चीज तक सीमित हो जाती है। लेकिन डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि आप डाइवर्स हो गए, डाइवर्सिटी है आपके आंसर्स में, आपके आइडियाज में, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर आपको अपने आइडियाज में जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग लानी होगी, ताकि जो है एक ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के सुधारने के लिए आप एक बड़े लेवल पर काम कर सकें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो है यानी कि आंशिक पुनर्बलन, इसमें से इसके बारे में बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। तो फटाफट पढ़ के आंसर दो। इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, इज लेस इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम्स, वर्क बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स, ठीक है। अब देखो हम जरा पार्शियल रीइंफोर्समेंट और जो हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है इसको समझ लेते हैं, यानी कि सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पार्शियल रीइंफोर्समेंट और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। देखो अगर आप कोई बिहेवियर चाह रहे हो किसी से कि वो ऐसी चीज करे, ठीक है, सपोज आप क्लास में हो, आप अपने बच्चे से चाह रहे हो कि वो डेली होमवर्क आपको करके दे, ठीक है, आपका ये टारगेट है बच्चे को, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे थोड़े से निकम्मे नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई 3 दिन में कर रहा है, कोई 4 दिन में कर रहा है, कोई हफ्ते भर भी नहीं कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने 2 तरह के रीइंफोर्समेंट रखे क्लास में, एक तो आपने रखा पार्शियल रीइंफोर्समेंट, एक आपने रखा अपना कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पार्शियल में आपने क्या किया कि ठीक है भाई अगर बच्चा जो है काम डेली कर रहा है तो आपने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, ठीक है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, लेकिन आपने एक टाइम सेट कर दिया कि चलो ठीक है 2 दिन के बाद 2 दिन का होमवर्क एक साथ कर देगा तो एक रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा, 3 दिन का एक साथ कर देगा तो हम एक रीइंफोर्समेंट दे देंगे उसको, ठीक है, ये हो गया। अब आता है कंटिन्यूअस। हर बार जब बच्चा आपको काम दिखा रहा है, डेली काम दिखा रहा है तो डेली रिवॉर्ड, डेली काम कर रहा है तो डेली रीइंफोर्समेंट, मतलब आप उसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना, हर उस रिस्पॉन्स को आपने रीइंफोर्स कर दिया, ठीक है, आपने उसको पुनर्बलन कर दिया उसका हर रिस्पॉन्स के ऊपर, जब भी वो काम कर रहा है तभी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि ठीक है 1 दिन किया, 2 दिन किया, 2 दिन उसने कर लिया तो आपने 2 दिन के बाद उसको रिवॉर्ड दे दिया, कभी आपने 3 दिन के बाद रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है, पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, तो पहले दूसरे दिन ना देकर आपने सिर्फ तीसरे दिन दे दिया। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट में आप थोड़ा सा गैप रखते हैं अपनी उसमें, ठीक है, ये गैप फिक्स नहीं होता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो दिस इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी कि आंशिक पुनर्बलन। और ये कंटिन्यूअस वाला मतलब जब भी उसने काम किया, जैसे भी किया ना, आपने उसी वक्त उसको टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, इस तरह का रीइंफोर्समेंट दे दिया। या फिर ये कह दे ठीक है बेटा गेम के पीरियड में तुम पूरा पीरियड खेल सकते हो, अब तुम्हें नहीं बिठाऊंगा आधा पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। अब देखो होता क्या है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़ना, लर्निंग चैप्टर से, खुद ढूंढना कहां पर इसका आंसर मिलेगा। देखो अब आपको करना क्या है, हमेशा याद रखना इस चीज को कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट हमेशा बेटर रिजल्ट लेकर आता है बजाय कि सतत पुनर्बलन के, ठीक है, यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव देन द कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ये आपका ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने आपको यहां पर समझाया, मतलब कहा यह जाता है कि भाई जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है ना, तो हर बार बच्चा जो है रिवॉर्ड के लिए नहीं पढ़ेगा, रीइंफोर्समेंट के लिए नहीं पढ़ेगा, वो उसमें खुद की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, है ना, उसको नहीं पता है कब अवार्ड मिलने वाला है, तो वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, हो सकता है यहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिले, तो एकदम से उसने इतनी सारी मेहनत की उसके बाद थोड़ा खुश हो जाता है, ठीक है। आप डेली 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 रिवॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आज आपने क्या किया कि आज बच्चे को काम बच्चे ने काम कर दिया है और आपने क्या किया, उसको रिवॉर्ड दे दिया, अगले दिन फिर काम कर रहा है, फिर रिवॉर्ड दिया, तीसरे दिन फिर रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। तो एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि बच्चा इतना आदी हो जाएगा इन रिवॉर्ड्स के कि वो आपका काम करने को तैयार ही नहीं होगा जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, है ना। मतलब आज तो मैडम रीइंफोर्समेंट ही नहीं दिया तो कल मैं नहीं कर रहा काम, मतलब ये वाली चीजें होती है ना, उसके मन में अजीब सी क्वेश्चन और बच्चा बिगड़ जाएगा, मैं सच सिंपल भाषा में कहूं तो, है ना। तो हमेशा ये बात माना जाता है हमेशा लर्निंग थ्योरीज में कि आप पार्शियल इन्फोर्समेंट दो, वो बेटर रिजल्ट्स लेके आता है, ठीक है। उससे जो भी रिस्पॉन्स बच्चा दे रहा है ना, वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, बल्कि वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब आप सतत पुनर्बलन करते हैं तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि आपने रिवॉर्ड देना छोड़ दिया, बस बच्चे ने अब काम करना छोड़ दिया, मैं तो पहले तो डेली रिवॉर्ड मिल रहा था, अब आज भी रिवॉर्ड नहीं मिला, कल भी नहीं मिला, मैं नहीं कर रहा काम, ये वाला एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूं, दिस इज नॉट माई पर्सनल व्यू, ये मैं बुक्स का पढ़ा हुआ कह रही हूं, तो प्लीज ये मत कहना कि मैं आपको गलत पढ़ा रही हूं, ठीक है। आप एनसीईआरटी चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो।
ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे के समझा देती हूँ, बस ये होता है। तो समझाने का देखो टीच आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये एक स्किल होती है। कल को आप लोग नौकरी लग जाएंगे तो हो सकता है आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोलकर सबको पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो मतलब वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, वी कैन डू मिस्टेक्स, है ना, हम भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो नॉलेज दे रही हूँ वो बुक से बकायदा पढ़कर दे रही हूँ, तो ऑथेंटिक बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी से ज्यादा ऑथेंटिक क्या होगा। तो मतलब ये है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। When children learn a concept and use it, practice helps in reducing the errors committed by them, ठीक है। जब एक बच्चा कंसेप्ट यूज मतलब लर्न कर लेता है, उसके बाद उसको यूज भी करता है, तो जब वो प्रैक्टिस करता है उस चीज की बार बार, तो जितनी भी मतलब उसकी त्रुटियां होती है वो कम करने में मदद होती है अगर वो प्रैक्टिस करता है। हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सम्स निकालते हैं, या फिर आप लोग भी अभी जैसे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो आपकी जो एरर्स हैं इससे धीरे 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 कम होती चली जाएंगी, है ना। तो दिस आइडिया वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, ठीक है। देखो एरर से ही आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। किसने दिया था ये, ऑब्वियसली थॉर्नडाइक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जीन पियाजे ट्रायल एंड एरर की बात नहीं करते, वैगॉट्स की बात नहीं करते, और वाटसन बिहेवियरिस्ट थे लेकिन वो इतनी बात नहीं करते ट्रायल एंड एरर्स की। ये बेसिकली थॉर्नडाइक ने ज्यादा इस पर बात की है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड था कि आप बार बार ट्राई करेंगे, बार बार जो है आप ट्राई करते रहेंगे तो आपके एरर जो है धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। मतलब इनकी थ्योरी का लिंक हम एजुकेशन से इस तरह से लेते हैं कि आप ट्रायल ज्यादा लीजिए, है ना, ज्यादा आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एरर्स धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। A child was tricked by the thorn of a red rose and got hurt। तो भाई एक बच्चा जो है रेड रोज को उसने टच कर दिया और कांटा चुभ गया, ठीक है। उसे काफी चोट पहुंची इस चीज से। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज को देखकर डरने लगा। भाई बच्चे ने क्या देखा था, बच्चे ने देखा था रेड रोज, ठीक है, लाल गुलाब देखा था। तो अब वो लाल चीजों पर, जितनी भी उसने रेड चीजें देखी ना, अब उनको देखकर वो डरने लग गया, ठीक है। यहाँ पर लाल पर फोकस करना, ठीक है। रेड कलर जो था उससे वो डरने लग गया क्योंकि उसने देखा कि गुलाब जो है रेड। अब ये बच्चा बहुत छोटा हो सकता है ना, जिसको नहीं पता है कि ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे होते हैं, बस उसने एक्सीडेंटली उसको टच कर दिया, जो भी हुआ, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल हो, तो इसमें हुआ क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है, उस टर्म को समझा देती हूँ मैं, जनरलाइजेशन को समझा देती हूँ। एक जनरल आइडिया क्या होता है, एक होता है विशिष्ट आइडिया और एक होता है जनरल, ठीक है। जनरल मीन सामान्य और विशिष्ट मीन स्पेसिफिक या स्पेशल हो सकता है, ठीक है। हमारे खुद के विचार कुछ होते हैं, एक होती है आम राय जिसको हम कहते हैं आम राय, जनता की राय, है ना, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो हम भी यही कह रहे हैं। एक होती है आपकी खुद की राय, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। दिस इज स्पेसिफिक, ये आपसे रिलेटेड है, आप क्या सोच रहे हैं। जनरलाइज का मतलब होता है जब आपने एक आम धारणा बना ली है, आपने एक चीज से एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हर चीज में आप उसी चीज को जनरलाइज करते जा रहे हो कि इस बार ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी यही होना है ना, आपने जनरलाइज कर दिया। आपने एक चीज को उससे हटाकर यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक रेड रोज की बात थी, लेकिन आपने इसको यहाँ पर जनरलाइज कर दिया कि नहीं जितनी भी लाल चीजें होती हैं सबके साथ यही होता है ना। आपने एक आम धारणा बना ली इससे, तो ये जनरलाइजेशन होता है। तो सब में जनरलाइजेशन है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है मैंने आपको जनरलाइजेशन टर्म समझा दी है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा। मैंने आपको स्टिमुलस का भी समझाया था और रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और रिस्पॉन्स तो क्या होता है, आपकी जो अनुक्रिया होती है वो रिस्पॉन्स होता है। तो देखो यहाँ पे रेड रोज क्या था, उसके लिए स्टिमुलस था, ठीक है। मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में कि जितने भी स्टिमुलस होते हैं एनवायरमेंट में, जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती है जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, या फिर मतलब जिन चीजों को हम छूते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उन चीजों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, फिर उन चीजों से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो जो एक्सपीरियंस हमें अच्छा बुरा जो भी मिलता है उससे हमारी लर्निंग होती है, ठीक है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो चलता रहता है, यही तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं। तो बताओ ये इसमें क्या हुआ है। देखो रेड रोज उसके लिए स्टिमुलस था, है ना। अब वो डर किससे रहा है, वो अपने रिस्पॉन्स का उसने जनरलाइजेशन नहीं किया है कि मैं हर बार जो है मतलब ऐसा ही रिस्पॉन्स दूंगा, मैं मतलब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दूंगा मैं हर बार। उसके मन में एक डर पैदा हुआ है, वो किसको लेकर पैदा हुआ है, वो उसको रेड कलर को लेकर पैदा हुआ है, और ये रेड कलर उसके लिए स्टिमुलस था, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या है कि उसने स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया है ना, उसने स्टिमुलस के बारे में जनरलाइजेशन कर लिया। अब हो सकता है कि अगला उसको रेड क्लॉथ मिले, सपोज रेड क्लॉथ मिल गया उसको, है ना, कपड़ा मिल गया, या फिर रेड कलर की उसको बॉल मिल गई, है ना, और गलती से ही टच कर लेगा वो बॉल को, जैसे
भी करेगा, हालांकि उसको रेड कलर से डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाए, यहाँ पर रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर तो उसको मतलब चोट लगी थी तो वो हर्ट हुआ था, लेकिन अगर आप उसको हाथ में पकड़ा कर दिखाएंगे कि देखो ये बॉल है, रेड बॉल है, लेकिन ये गुलाब जैसी नहीं है, जो भी है, तो यहाँ पर जो है ना बच्चा जो है स्टिमुलस को देख के डर रहा है ना, एक्चुअल जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो स्टिमुलस को देखकर आ रहा है। यहाँ पे उसने स्टिमुलस को जनरलाइज किया है, रिस्पॉन्स को नहीं। उसने ये नहीं सोचा है कि मैं हर बार जो है हर्ट होना है मुझे या होना है, वो डर, ऑब्वियसली वो डर गया है, ठीक है, रिस्पॉन्स उसका ये आया था कि वो हर्ट हो गया, ठीक है, उसे काफी चोट पहुंची है, लेकिन अब उसको है डर लगने लगा है रेड ड्रेस से या जो भी रेड उसको दिखाई देने लग रहा है। तो मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर उसने स्टिमुलस पर फोकस किया है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं हो सकता, है ना, देखो अभी रिस्पॉन्स तो इनके लिए आया ही नहीं है ना, आप कैसे जनरलाइज कर सकते हो कि रिस्पॉन्स वो यही देगा। ये तो अगर हम लोग जनरलाइज करते हैं ना कि अब वो बार बार हर्ट होगा, तो ये आपका रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर फोकस कीजिए इस पर, रेड रोज पर, ठीक है, कि उसने रेड कलर को देखकर जो है अब उसको फियर हुआ है, ठीक है, मतलब डर गया है। अब आपको ये नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा अगले टाइम पे, है ना, अगले टाइम पे कुछ और रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि उसकी क्लैरिटी हो जाए उसको कि हाँ भाई हर रेड चीज जो है बुरी नहीं होती। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीइंफोर्समेंट इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आपको ये बताना है कि रीइंफोर्समेंट जो है इनमें से कौन से प्रोसेस का पार्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। तो देखो टीचिंग रीइंफोर्समेंट किसका मुख्य पार्ट है ये आपको देखना है। टीचिंग है, लर्निंग है, इंस्ट्रक्शन है, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव होगा नहीं, इंस्ट्रक्शन का नहीं होगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मींस अनुदेशन दे दिया, वो नहीं होता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर टीचिंग में और लर्निंग में। ये उस टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैच्योरेशन और वो वाला इमोशनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन था ना जो हमने किया था, बड़ा ही ट्रिकी था। तो इस तरह का ही है। देखो रीइंफोर्समेंट किसका पार्ट है, देखो रीइंफोर्समेंट से अल्टीमेटली आपको हो क्या रहा है, आपको बेसिकली लर्निंग तो होती है ना। आपको जब कोई पुनर्बलन दिया जाता है तो आप किसी रिस्पॉन्स को या किसी चीज को रिपीट करते हो ना, तो रिपीट करते हो तो यानी कि वो बिहेवियर जो है वो एक तरह से सॉलिड हो जाता है ना। आप उस चीज को बार बार रिपीट करते हो या फिर उस चीज को छोड़ देते हो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिइंफोर्समेंट होते हैं। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली आपकी लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है, टीचिंग से नहीं है। टीचर इतना इफेक्टेड नहीं होगा जितना कि बच्चा इफेक्टेड होगा इन रिइंफोर्समेंट से, बच्चे की लर्निंग पर इफेक्ट करता है मेनली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। The teacher said to Rekha that she is not allowed to participate in the game period as she has not completed her homework. It is an example हो, ठीक है। देखो टीचर ने रेखा को कहा कि आप अब बिल्कुल भी आपको पार्टिसिपेट करने का अलाउड है ही नहीं गेम पीरियड में, क्योंकि आपने तो काम ही कंप्लीट नहीं किया है, हम बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, ठीक है, बैठ जाओ क्लास में बैठी रहो, ठीक है। ये किस तरह का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है, ठीक है। ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, ये पनिशमेंट है, ये पॉजिटिव है, या टेंजिबल रिवॉर्ड है, ठीक है। देखो ये तो आपको पता है कि रिवॉर्ड तो होगा नहीं, स्पर्शनीय जो भी रिवॉर्ड होता है ये होगा नहीं, है ना। अब हम इन तीन में देखेंगे क्या होगा। तो देखो पॉजिटिव जैसा तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा आपको, है ना, कुछ नेगेटिव ही हुआ है मतलब, तो ये भी हटा दो, इस ऑप्शन को हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। अब बचे जो हमारे पास दो ऑप्शन, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और हमारे पास बचा है पनिशमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसमें हुआ क्या है। अब देखो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, अगर कोई अनअवॉइडेबल मतलब ऐसी सिचुएशन है जो अनप्लीजेंट है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यूज होता है ना। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रैफिक सिग्नल वाला पिछली बार एग्जांपल दिया था। आप जो गाड़ी की सीट बेल्ट है आप वो क्यों लगाते हैं, आप वो इसलिए लगाते हैं कि कल को अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो कम से कम आप जो है बच जाए, है ना। वो सीट बेल्ट लगाने से कुछ होता है कि कुछ निकल आता है, जो भी है, मतलब मुझे इतना नहीं पता है, तो सीट बेल्ट का ये रोल है, प्लस आपका चालान ना कटे। तो आप ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आता है। लेकिन आप ये बताओ यहाँ पे क्या ऐसा कुछ चांस दिया गया है इसको, यहाँ पे चांस नहीं दिया गया है, क्योंकि रेखा पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती भाई, क्योंकि आपने होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया, है ना। अगर वो चांस देती, रिइंफोर्समेंट तब होता जब वो कहते कि ठीक है आप ये कर लो, फिर आपको ये करने दिया जाएगा, या फिर ये नहीं करने दिया जाएगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं करोगे, वो बोला ही नहीं गया। अब यहाँ पे जो है सीधे सीधे आपने इवेल्युएट कर दिया कि भाई तुमने तो काम किया नहीं है, अब एक काम करो, तुम यहीं बैठी रहो, अब तुम्हें जाना ही नहीं है गेम पीरियड में। दैट मीन्स इट इज अ पनिशमेंट, ये दंड दे दिया गया है, ठीक है। ये एक तरह का दंड ही तो है, हमारे
देखो वैसे तो एनसीएफ कहता है या जितनी भी गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि हमें किसी तरह की पनिशमेंट जो है नहीं देनी है ना, लेकिन मतलब ये एक क्वेश्चन है, इसको उस तरह से मत सोचना। ये बिहेवियरिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है एक कि भाई पनिशमेंट है, भाई दंड का एग्जाम्पल है ये, और ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इन्फोर्समेंट जैसी यहाँ पर कंडीशन नहीं रखी गई है कि आप ये करोगे तो हम ये करने देंगे, आप ये करोगे तो हम आपको ये चीज नहीं करने देंगे, है ना। तो ये वाली चीजें अभी रखी नहीं गई है, यहाँ पे सीधे सीधे ऑर्डर दिया गया है कि भाई रेखा दैट शी इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम पीरियड एट शी हैज नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। मतलब कंसिक्वेंस आने से पहले देते ना हमने रिइंफोर्समेंट जो है, अगर पुनर्बलन देना था तो पहले देना था ना, ताकि बच्चा उसको देख के उसको करे या ना करे। लेकिन यहाँ पे बच्चे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उसने जो काम करना था वो कर ही दिया, उसने कंप्लीट नहीं किया अपना होमवर्क, तो भाई टीचर ने सीधे सीधे उसको पनिशमेंट दे दी, अब तुम गेम पीरियड में नहीं जा सकती। तो ये दंड का एग्जाम्पल है। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन जाते हैं गाइस, और ये लर्निंग का पार्ट है, बेसिकली बिहेवियरिस्ट व्यू का है पार्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल और सब्जेक्ट लर्नड इन अदर सिचुएशन इज नोन एज, ठीक है। अगर आप किसी और सिचुएशन में मतलब सीखे हुए ज्ञान कौशल विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। आपने कोई नॉलेज ली है, आपने कोई स्किल सीखी है, ठीक है, अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो कहीं और पर, तो ये क्या होती है, फटाफट से बताओ क्या होता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार डिस्कस हुआ था शायद ये भी, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो में जब ना अच्छा इफेक्ट पड़ा है ना बुरा इफेक्ट पड़ा है। नेगेटिव जब आपकी पुरानी लर्निंग जो है आपको नया काम सीखने में रुकावट पैदा कर रही है, वो नेगेटिव हो जाता है। और जब आपकी पुरानी लर्निंग जो है नई चीज में जो है हेल्प कर रही है आपको सीखने में, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपकी ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। क्योंकि और सारे ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे, टीचिंग नहीं होगी, वरी नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, यहाँ पर सीधे सीधे क्या होगा आंसर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लगता है, मुझे खुद लगता है, तो मतलब आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा। चलो देखिए, करिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। लेवल ऑफ लर्निंग आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में पढ़े होंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट वो नहीं है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल एक आपको बताना है कि किस तरह से लर्निंग होती है, पहले हम क्या सीखते हैं, फिर हम क्या सीखते हैं, फिर हम क्या सीखते हैं, आपको एक जनरल वो बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बताइए। फैक्ट्स, नॉलेज, यहाँ पे 5 चीजें लिखी हुई हैं, तो उन 5 में से ही अदल बदल कर उनको दे दिया गया है, बस आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। देखो, अगर आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि पहले नॉलेज होता है, ठीक है, फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, ठीक है। ये कंफर्म कर लो, ब्लूम, अगर आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बात अलग है, पहले नॉलेज होती है फिर उसका कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कुछ ज्ञान आपको मिलता है फिर आप उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, है ना। मतलब ज्ञान आप ऐसा नहीं कि नॉलेज आपको किसी ने दी और डायरेक्ट आपके दिमाग में वही चीज बैठ गई। टीचर भी, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे कर रहे हो, है ना, आप कितना समझ पा रहे हो कितना नहीं समझ पा रहे हो, यहां से आपकी रियल चेकिंग होती है। ये नहीं कि मैंने तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर दिया, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप कॉम्प्रीहेंड किस तरह से कर रहे हैं, आप सीख कितना पा रहे हैं, वो आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है ना। तो यानी कि नॉलेज के बाद ही कॉम्प्रीहेंशन आएगा, कॉम्प्रीहेंशन पहले नहीं आएगा, नॉलेज बाद में नहीं आएगी, तो ये चीज देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नॉलेज है, नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या नॉलेज के बाद आती है, इन्फॉर्मेशन तो पहले आएगी ना, ठीक है, तो ये कट जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर तो नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन के बाद आ रही है, तो ये भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन, देखो यहाँ पर भी कॉम्प्रीहेंशन पहले आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें फैक्ट्स पता चलते हैं, फैक्ट्स इकट्ठे होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। अब इन्फॉर्म के बाद क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेज बन जाती है। जैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, लेवल ऑफ लर्निंग, ये सब मैं आपको इन्फो दे रही थी। अब ये नॉलेज का रूप बन चुकी है एक तरह से, है ना, स्पेसिफिक नॉलेज बन गई, ये मैंने आपको दी। अब आप इसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, और अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर गए तो आपको प्रज्ञान यानी कि आपको विजडम आ जाएगा, ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड देन विजडम, ठीक है। तो मतलब मैंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी का इसलिए उदाहरण दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नॉलेज के बाद ही कॉम्प्रीहेंशन होगा, ठीक है। ये प्रज्ञान जो है ना, ये नॉलेज प्लस कॉम्प्रीहेंशन का खेल है। अगर नॉलेज के बाद आपको कॉम्प्रीहेंड कर लिया तो आपको विजडम होगी, ठीक है, विजडम आएगी, उससे पहले नहीं आएगा। तो ये होता है प्रज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द चाइल्ड नीड्स टू लर्न इन एन ऑटोनोमस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, ये आपका फिलोसफी से लिया है मैंने क्वेश्चन, मतलब लर्निंग में था तो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया कि चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा बता देती हूँ हम लोगों को।
चाइल्ड नीड्स टू लर्न इन एन ऑटोनोमस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट हु सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। तो बच्चा जो है वो क्या करना चाहता है कि एक फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए बच्चे को, बेसिकली मतलब प्राकृतिक वातावरण में पढ़ना चाहिए, ऐसा वातावरण जहां पर उसको बिल्कुल पूरी छूट हो, ऑटोनॉमी हो हर चीज करने की, है ना। किसने सपोर्ट किया था इस स्टेटमेंट को? प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट और नेचुरलिस्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स भी आपको लग रही होगी, तो ये है। देखो प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं वो भी आपके एक तरह से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं ना, लेकिन ये सोशल चेंजेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इनका मानना ये था कि एजुकेशन जो है एक जरिया है सोशल चेंज लाने का। ठीक है, ये इन्होंने प्रैग्मेटिस्ट कहा था। तो इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग कर दो, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में अलग कर दो बच्चे को, उसको ऑटोनॉमी दे दो, ये दे दो, नहीं। प्रैग्मेटिस्ट बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते हैं। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की और इन सब चीजों की बात करते हैं, लेकिन ये इन चीजों की बात नहीं करते। ठीक है, जॉन डीवी जो है वो प्रैग्मेटिस्ट थे, ये याद रखना। जॉन डीवी का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद रियलिस्ट जो है, जो रियल अभी चल रहा है, यथार्थवादी, भाई एक्चुअल में क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। आइडियलिस्ट भाई ये सोचते रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आदर्शवादी है ना, मतलब आदर्श को मानते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है उस चीज को अवॉइड करते हैं ये लोग। ठीक है, अब बात आती है आपकी नेचुरलिस्ट की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, वैसे आप तुक्का मारते तो भी ये क्वेश्चन ठीक हो जाता कि ठीक है भाई नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो नेचुरलिस्ट होगा, लेकिन यहां से आपका एक क्वेश्चन पता है और क्या बन सकता है कि नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया था। ठीक है, नेगेटिव एजुकेशन। तो देखिए आपने जे रूसो का नाम सुना होगा। जे रूसो की स्पेलिंग कुछ अजीब सी है, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, देख लेना एक बार। जे रूसो हैं। और अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करूं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करूं, टैगोर डबल यहाँ पर, चलो ठीक है जो भी है, ठीक है, टैगोर की बात करूं, देखो करेक्ट स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें या जे रूसो की बात करें तो ये नेगेटिव एजुकेशन के मतलब चाहने वाले थे। नेगेटिव एजुकेशन कहां से आया? नेचुरलिस्ट से आया। ठीक है, जो नेचुरलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, दीज आर ऑल फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, है ना। फिलोसफी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मुझे ना थोड़ा हिंदी में थोड़ा ये रहता है, तो प्लीज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बुरा ना माने, आप थोड़ा देख लिया करो ना, टर्म्स को देख लिया करो, या जब आप लाइव चैट करते होते हो ना तो पूछ लिया करो एक दूसरे से। तो नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि आप बच्चे को फ्री छोड़ो, आप उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में जीने दो। ठीक है, रूसो क्या कहते थे कि अगर बच्चा जो है आप पार्क में लेकर गए हैं बच्चे को, ठीक है, अब बार बार पीछे घूमो मत, उसको खेलने दो, जैसे खेलता है खेलने दो, ऑटोनॉमी दो उसको, है ना। जैसे वो रेड रोज वाला एग्जांपल था ना, तो रूसो कहेंगे कोई बात नहीं, कांटा चुभ गया तो चुभ गया, नेक्स्ट टाइम जब रेड रोज के पास जाएगा नहीं हाथ लगाएगा, अब इसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है अब मेरे को इसको टच नहीं करना है। तो जे रूसो की ये धारणाएं थी और ऐसी धारणाएं थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इन दोनों ने कहा था कि आप जो है बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दो। ठीक है, वो जो है यहां से एजुकेशन अपने आप ले लेगा, बच्चा इतना कैपेबल है कि वो नेचर की चीजों को समझ सकता है, उनके साथ जब वो इंटरैक्ट करेगा ना तो उसके कंसिक्वेंसेस भी वो झेलेगा, यानी कि उसके परिणाम झेलेगा, और इन परिणामों के आधार पर ही उसकी लर्निंग भी हो जाएगी। भाई ठीक है, अगर कोई चीज उसको पता है कि इस चीज से नुकसान है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम से दूर हो जाएगा, है ना, और कोई चीज अच्छी होगी तो उसको रिपीट भी करेगा। ठीक है, ये बिहेवियरिस्ट नहीं कहते, मतलब ये लोग तो ऑब्वियसली ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मानते थे। इनका मतलब ये नहीं था कि बच्चे में दिमाग ही नहीं होता है, इनका कहना था ऑब्वियसली बच्चा जो है वो खुद से मैनिपुलेट कर सकता है चीजों को, वो खुद कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर सकता है। ठीक है, तो ये नेचुरलिस्ट मानते थे, क्योंकि यहां पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आ सकते हैं ना इस चीज के, नेचुरल एनवायरनमेंट में नेगेटिव चीजों से बच्चा ये सीख जाएगा कि हमें इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको नेगेटिव एजुकेशन भी इन्होंने बोला था। ठीक है, कि भाई ये नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ऋणात्मक परिणाम भी आ सकते हैं जिनसे बच्चा जो है अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला था, नेगेटिव एजुकेशन बोला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये थे जे रूसो और टैगोर के बारे में, तो नेचुरलिस्ट से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर डॉग इज बार्किंग सो लाउडली दैट इट इज मेकिंग योर ईयर्स रिंग, यू क्लैप योर हैंड्स, द डॉग स्टॉप्स बार्किंग। देखो भाई एक डॉग है वो बहुत ज्यादा बार्क कर रहा था, ठीक है, इससे आपके कान जो है खड़े हो रहे थे, बार बार बज रहे थे। ठीक है, आपने क्या किया, आपने हाथ से क्लैपिंग कर दी और कुत्ते ने जो है भौंकना बंद कर दिया। अब आपके ईयर्स जो है वो भी रिंगिंग नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे ये बार बार करना होगा, जब भी ये भौंकेगा क्या करना होगा, आपको क्लैपिंग करनी होगी जैसे ये भौंकेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बताना है कि जो क्लैपिंग थी आपके लिए ये क्या है। ठीक है, ये जो आपने तालियां बजाई हाथ से, इसको क्या कहेंगे, तो ये आपको बताना है। तो चलो फटाफट आंसर करो। पॉजिटिव रिइंफोर्सर, नेगेटिव रिइंफोर्सर, पनिशमेंट और प्राइमरी रिइंफोर्सर। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव रिइंफोर्सर होगा। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाया था कि नेगेटिव रिइंफोर्सर में क्या होता है कि जो अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है,
अनप्लीजेंट जो सिचुएशन होती है, मतलब जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो सिचुएशन अवॉइड हो जाती है इस रेनफोर्सर से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने क्लैपिंग की तो जो अनप्लीजेंट था ना आपके लिए कुत्ते का भौंकना, वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब आप इस बिहेवियर को बार बार करेंगे, है ना, इस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे ताकि जो है ये जो कुत्ता भौंक रहा है ये भौंकना बंद कर दे। ठीक है, तो एक तरह से आपकी क्लैपिंग जो है एक नेगेटिव रेनफोर्सर का काम करेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। विवेक हैज लर्न दैट एवरी टाइम ही क्लीन्ड हिज रूम हिज मदर मेक्स हिज फेवरेट डेजर्ट। भाई विवेक ने सीखा कि जब भी वो अपना रूम साफ करता है उसकी मम्मी उसकी फेवरेट डिश बनाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो फटाफट से आंसर करो। क्लासिकल कंडीशनिंग का है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का है, या फिर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का है, या एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन मतलब जब कोई बिहेवियर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशन, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिइंफोर्समेंट मिल रहा है ना, कुछ पुनर्बनन मिल रहा है, तभी तो चीजें हो रही हैं, तो क्लासिकल कंडीशन हट जाएगी। अब देखो यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो सोच लो अच्छे में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगी ना वो चीज। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरी टाइम जब भी वो काम करता है तो उसकी मम्मी उसकी फेवरेट डिश बना के दे देती है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका बिहेवियर बार बार रिपीट होगा क्योंकि उसको कुछ मिल रहा है सॉरी उसको कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको बच्चा रिमूव करना चाह रहा है, ऐसी नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ एक काम हो रहा है। मतलब इसमें आपको सिंपल भाषा में कहूं तो क्या होता है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में ये होता है कि जब भी आप कोई रिस्पॉन्स करते हो ना, रिस्पॉन्स करते हुए आपने कोई बिहेवियर किया है, ठीक है, कुछ भी व्यवहार प्रतिक्रिया आपने दी है, तो आपको जो है एक नया स्टिमुलस मिल जाएगा, एक नया स्टिमुलस मिल जाएगा। ठीक है, और वो स्टिमुलस जो मिलेगा ना आपको, वो आपके बिहेवियर को बहुत बढ़ाएगा। इस बिहेवियर को जो है रिपीट करोगे आप बार बार उस स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे नया स्टिमुलस क्या है? आपकी फेवरेट डेजर्ट। ठीक है, आपकी फेवरेट मिठाई मिलती है आपको जब भी आप उस रिस्पॉन्स को करते हैं। ये रिस्पॉन्स आपका आया, ये बिहेवियर आपका आया, तो इस वजह से आपको एक नया स्टिमुलस मिल गया जिसकी वजह से आप उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करोगे। तो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी